हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है। 2+2 जो डायलॉग हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उससे रिलेटेड है। चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी एनेक्सिटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बोला गया 2+2 मीटिंग में। 2+2 मीटिंग में क्या होता है, दो मिनिस्टर्स होते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। दो कंट्री के एक दूसरे को मिलते हैं, उसको 2+2 मीटिंग बोलते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए की हुई है 2+2 मीटिंग, और उसके बाद अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 मीटिंग चालू हुई, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है। For both Australia and India, China is the biggest trading partner। सही बात है। चाइना इज आवर बिगेस्ट सिक्योरिटी एनेक्सिटी। ठीक है, मतलब दोनों के लिए चिंता है चाइना सिक्योरिटी के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया और चाइना इंडिया ने बोला है। सेट द ऑस्ट्रेलियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस। ठीक है, जो वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है वही वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात बोली है। मेकिंग ओपनिंग रिमार्क एट द 2+2 डायलॉग ऑन मंडे। ठीक है, Defense Minister Rajnath Singh said there is consensus on both sides that a strong India-Australia partnership will be augured well, not just for a usual benefit for both our countries but also overall peace, security and prosperity of Indo-Pacific region। ठीक है, तो ये जनरल उन्होंने रिमार्क दिया है राजनाथ सिंह ने कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए दोनों का एक होना जरूरी है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन न्यूज देखेंगे नीचे। ओके, Mr. Jaishankar referred to the Economic Cooperation and Trade Agreement, ठीक है, ECTA, Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA, which entered into force in last December। ठीक है, जो लास्ट दिसंबर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील साइन की थी, तो उसके अंदर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले का अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है जो पॉइंट्स पे कंसेंसस बन चुके हैं उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो, बाद में जब फुल लिस्ट को कंसेंसस बनेंगे तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने साइन किया था। ठीक है, उसके बारे में बात चल रही है, पिछले दिसंबर में फोर्स में आया था। सेड दे सीइंग इट्स इकोनॉमिक इंप्लीकेशन अनफोल्ड दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज। तो इसके इंप्लीमेंट करने के बाद ट्रेड इंक्रीज हो चुका है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड इंक्रीज हो चुका है, ये इन्होंने इस न्यूज के अंदर बोला है। ठीक है, तो पिछले दिसंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट के ट्रेड इंक्रीज हुआ, ये हो गया इस न्यूज के अंदर। बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ चाइना से रिगार्डिंग बात की गई है, चाइना इज टेंशन फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सीधा सिंपल सी बात की गई है। बाकी कुछ नहीं निकल के आ रहा इस 2+2 समिट्स के बाद। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गई है, तमिलनाडु के रिलेटेड केस है। वहाँ के जो गवर्नर है, ठीक है, वो बिल्स को पास नहीं कर रहे, बिल्स के ऊपर बैठ रहे। बिल्स के ऊपर बैठ रहे मतलब नॉट एक्चुअली सिटिंग ऑन द बिल्स बट ही इज नॉट पासिंग इट देम एंड ही इज विथ होल्डिंग इज एसेंट। मतलब वो रिजेक्ट कर रहे बिल को और उसको पास भी नहीं कर रहे। कुछ बिल्स वो प्रेसिडेंट्स के पास कंसिडरेशन को रख रहे। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस गई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है। ठीक है, देखेंगे। गवर्नर कांट विथ होल्ड रीपास्ड बिल्स से सुप्रीम कोर्ट। विथ होल्ड मतलब रिजेक्ट करना। गवर्नर जो बिल्स रीपास किए असेंबली ने, उसको गवर्नर रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टुक नोट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड गवर्नर आर्यन रवि discretion to withhold the 10 bills repassed by the state legislative assembly। तो ये आर्गुमेंट था तमिलनाडु गवर्नमेंट का कि जो बिल्स हमने रिपास किए, ठीक है, तो उसको आप विथहोल्ड, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनके ऊपर आपका डिस्क्रिशन मतलब आपकी मनमानी, आपके पास वो उसका इंडिविजुअल डिस्क्रिशन पावर नहीं है, आप अपने मन से उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है। वंस दे हैव बीन रिपास्ड दीज बिल आर पुट इन द सेम फुटिंग एज द मनी बिल्स। एक बार किसी भी बिल को रिपास किया जाता है तो वो मनी बिल की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन यू द गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हेडिंग अ 3 जजेस बेंच रिमार्क। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये रिमार्क दिया है कि जब एक बिल असेंबली फिर से पास करती है, रिपास करती है, एक बार आपने उसको रिजेक्ट किया या फिर आपने उसको कंसिडरेशन के लिए भेज दिया और फिर उसको वही बिल, वही सेम बिल, ठीक है, विद अमेंडमेंट विदाउट अमेंडमेंट हैज बीन सेंट टू द गवर्नर, देन दैट बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 200 क्या बोलता है, आर्टिकल 200 स्टेट्स if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent their form। ठीक है,
तो गवर्नर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। विथहोल्ड मतलब रिजेक्ट करना, ठीक है। तो गवर्नर उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर किसी बिल को हाउस ने उसको रीपास किया है, ठीक है, तो उसको वो ये नहीं कर सकते रिजेक्ट अंडर आर्टिकल 200। आर्टिकल नंबर याद रखिए, बस इतना ही जजमेंट ये याद रखिए कि चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला है। These bills have been pending since January 2020. The governor took action only after we issued notice in the matter. Why should governor want parties to move the Supreme Court to start taking steps? ठीक है, ये डी वाई चंद्रचूड़ जी ने रिमार्क दिया है। ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये बाकी बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है जहां जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पे वहां के जो गवर्नर्स है वो सेंटर अपॉइंट करते हैं जैसे बीजेपी, तो वो कॉपरेट नहीं करते स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो केरल के साथ भी यही इशू चालू है। तो देखेंगे इसका जब जजमेंट आएगा तो अपन इसको डिटेल में देखेंगे, अब इसका जजमेंट नहीं आए, ठीक है। एनआईए नेशनल इंटेलिजेंस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट एसएफजी। एसएफजी का मतलब होता है सीक फॉर जस्टिस पन्नून ओवर द एयर इंडिया थ्रेट। क्या हुआ था, 19 नवंबर को जो इंडिया का वर्ल्ड कप था उस दिन एसएफजे सिख फॉर जस्टिस, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है सिख लोगों की, तो उन्होंने एक वर्डिक्ट किया था, उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि एयर इंडिया की फ्लाइट में कृपया आप सिख हो गए तो मत जाइए क्योंकि इसमें बॉम्ब हम रखने वाले, ये उन्होंने डायरेक्टली बोला था। तो अभी वो 19 नवंबर हो चुका है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये एक्शन लिए, उन्होंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। देखते थोड़ा न्यूज डिटेल में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज बुक्ड द बैन यूनाइटेड नेशंस आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस एंड इट्स फाउंडर गुरुपतवंत सिंह Pannun over the recent video clip threatening the Air India with the global blockage from November 19 and warned Sikhs that flying with the airline could put their lives in danger। ठीक है, जो मैंने बताया वही इस न्यूज के अंदर है और ये यूएस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैंड है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज इन्वोक्ड सेवरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 1967 यूएपीए 1967, इसके प्रोविजंस उन्होंने यूएपीए के प्रोविजंस उन्होंने इन्वोक किए और आईपीसी के प्रोविजंस उन्होंने इन्वोक किए एनआईए ने अगेंस्ट द सिक्स फॉर जस्टिस एंड पनून हु डेजिग्नेटेड एज इंडिविजुअल टेररिस्ट। तो एक बात याद रखिए, यूएपीए के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और इसके अंदर किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है। तो उसी के अंदर उन्होंने जो इसका हेड था पनून, उसको उन्होंने इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन जुलाई 1, 2020। द आउटफिट वाज बैंड ऑन 10 जुलाई 2019 को इस आउटफिट को बैन कर दिया गया था, ठीक है, सिख फॉर जस्टिस वाले को, ठीक है। द वीडियो मैसेज वेयर रिलीज्ड ऑन द नवंबर 4। द एक्यूज्ड हैड आल्सो इशूड अ वार्निंग टू द इंडियन गवर्नमेंट stating that the Delhi's Indira Gandhi International Airport would be closed on November 19, ठीक है। बात हो चुकी है, अभी कुछ हुआ नहीं, वर्ल्ड कप भी हो गया अपना, ठीक है। तो न्यूज में इतना ही है। एसएफजी याद रखिए, ये एक बैनर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लीडर का नाम भी याद रखिए पनून, और एयर इंडिया को थ्रेट दिया था, बस इसके अलावा इस न्यूज के अंदर कुछ भी नहीं है। वहां पे यहाँ पे आर्टिकल है, एडिटोरियल है सॉरी, तो इसमें इन्होंने बातचीत की गई है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। देखो एन आर नारायण जो है, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के डायरेक्टर है, उन्होंने अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ था, आया शायद 15-20 डेज के बिफोर। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि इंडिया के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज है, उन्होंने 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया उन्होंने, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। तो इस आर्टिकल में थोड़ा डिटेल उसका खंडन किया गया है, ये गलत बोला है उन्होंने, या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, अगर ऐसा होता है तो ये सही हो सकती है बात, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, देखेंगे एडिटोरियल में क्या बोला गया। एडिटोरियल में ये बोला गया है कि एन आर नारायण मूर्ति जो फाउंडर है इन्फोसिस के, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि इंडियन वर्कर ने 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। तो इसका अपने को सबसे पहले एविडेंस मिलता है जर्मनी और जापान के अंदर। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वो कंप्लीटली डिवास्टेड हो गए थे जर्मनी और जापान। तो वहां पे फर्स्ट चीज तो वहां पे बहुत ज्यादा लाइवलीहुड की लॉस हो गया था, जवान वहां पे नहीं थे, बहुत ज्यादा उनके लोग मर चुके थे। तो उनके पास जो यूथ थे वो बहुत कम नंबर में थे, ठीक है। तो वर्किंग पॉपुलेशन उनके पास कम थी, इसलिए उन्होंने
वहाँ के जो यूथ है उन्होंने ओवर टाइम काम किया, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करना था, उनको प्रोडक्शन करना था, ये करना था, उनको पूरा रीसेट करना था उनकी कंट्री को। इसके लिए उन्होंने उस टाइम पे 1950s में खुद की कंट्री को डेवलप करने के लिए दे हैव वर्कड फॉर मोर देन 70 आवर्स इन अ वीक। ठीक है, तो वो बात है। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि 71 वर्क डे, अगर आप हर वीक 70 आवर्स वर्क करोगे तो मेरे को बताइए, आपका जो डिमांड है वो तो उतना ही, और आप बोल रहे हो लेबर जो है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो उसको आप बोल रहे हो काम बढ़ाओ, काम बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन लॉस में जाएगा, और जो फर्म्स होती है वो प्रॉफिट पे काम करती है। ऐसा नहीं है ना बस बनाओ बनाओ तो वो लॉस हो जाएगा। तो यही राइटर ने यहाँ पे बोला है कि जो लेबर है उसकी डिमांड वैसे ही नहीं है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो, पहले ही लोग अनएम्प्लॉयड है, ऊपर से आप बोल रहे हो लेबर जो है उसको काम ज्यादा लगाओ, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने पास ज्यादा है, वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड बट वी डोंट हैव वर्क फ्रॉम देम। ठीक है, उनके लिए वो काम नहीं है अपने पास। तो अपने पास जब काम ही नहीं है और आप बोल रहे हो उनको, जो जो बंदे अभी एम्प्लॉयड है उनको आप वर्क ज्यादा करो और उतनी डिमांड ही नहीं, तो वो लॉस मेकिंग होगा, ये इन्होंने बोला है। 2019 में जब कोविड-19 आया तो बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनी, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे कि अमेजोन, मेटा, ठीक है, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बहुत ले ऑफ किया, मतलब उनको काम से निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चालू हो गया, तो उसकी वजह से भी अभी एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है, इतने आप इतनी ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय लोगों की। तो इसकी वजह से आप ये आइडिया गलत है, ये राइटर ने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने और एक साउथ कोरिया का भी एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, जर्मनी जापान का देख लिया अपन ने, साउथ कोरिया में उन्होंने बोला है कि यूएस ने उनको एड दी थी और उनके जो प्राइवेट सेक्टर उन्होंने फिर ग्रोथ किया था। यूएस के साउथ कोरिया के अंदर भी जब वॉर हुआ था उसके बाद उनको भी रिकवर करना था, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने अच्छा काम किया और उसको यूएसए ने फंडिंग दी थी, ये बात सही है। तो अगर ये सिनेरियो आपको सर्च करना है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में तो क्या करना पड़ेगा, तो राइटर ने दो सोल्यूशन दिए। ठीक है, पहली चीज ना आप क्या करो, जो ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में क्या आपको डिमांड प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आप वर्किंग 70 आवर्स 70 आवर्स वीक आप ये इम्प्लीमेंट करो, तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में तो आपके पास डिमांड है नहीं, तो आप मार्केट चेंज करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ग्लोबल मार्केट में जाओ। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में जाओ, एक्सपोर्ट करो। ठीक है, तो आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। इसका मतलब समझिए ध्यान से, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है, चाइना एक फर्म, चाइना के अंदर एक फर्म है और एक इंडिया के अंदर फर्म है, तो चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है, इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। जैसे कि मेरी कंपनी है पंजाब के अंदर, तो वहां से दिल्ली जब माल जाएगा एयरपोर्ट में तो मेरे को लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन वही अगर कोई कंपनी चाइना के अंदर है तो उनके एयरपोर्ट के पास जाने के लिए उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगता है, तो वो कंपेरेटिवली चीज़ सस्ती प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में जो सस्ता बेचेगा उसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा, सेल होगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिया में यही बोला गया गवर्नमेंट को कि आप ना आपका जो मार्केट है उसको कॉम्पिटेटिव बनाओ ग्लोबल की, आप उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दो, लेबर, चीप लेबर अवेलेबल करवाओ। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको आप कम करो। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, ये हो गया एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन इन्होंने बोला है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अगर आपको प्रोडक्शन, मतलब आपको डिमांड बनानी होगी, तो उसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन बताया। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उन्होंने बोला है कि आप ना जो फूड प्राइसेस है, ठीक है, जो फूड जो लोग खाते हैं उसकी प्राइसेस आप कम करो। क्यों, अगर फूड की प्राइसेस कम हो जाएगी तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा तो लोग दूसरी चीज़ें खरीदने जाएंगे, लोग दूसरी चीज़ें खरीदने जाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ों की, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट लगेगी, एम्प्लॉयमेंट लगेगी तो 70 आवर्स पर वीक का काम का रूल बैठ सकता है। सिंपल सी बात है, तो ये लॉजिक इन्होंने यहाँ पे लगाया कि आप फूड की प्राइसेस जो है उसको कम करो, तो लोग अपने जो नॉन नेसेसरी चीज़ें फिर उनके ऊपर वो ध्यान देंगे, फिर वो बोलेंगे अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छे जूते चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बोली है, इस आर्टिकल में इतना ही है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज बोल के। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस आर्टिकल में। देखते आगे, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक टचेस रिकॉर्ड हाई, ये न्यूज़ है यहाँ पे। तो 4.56 इन लैक्स डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ चुकी है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक टचेस अ न्यू हाई रिकॉर्ड ऑन November 19 एज एयरलाइन कैरीज 4,56,910 पैसेंजर्स मेकिंग 2 consecutive years हिस्टोरिक नंबर। अच्छी बात है,
हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, ये बोला गया था और वो सच हो रही बात अभी। अफगानिस्तान रिटर्न्स होम्स फ्रॉम पाकिस्तान पोस्ट माइग्रेंट क्रैकडाउन। देखिए क्या है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अफगानी लोग आके बैठे। देखो अफगानिस्तान के अंदर जब सोवियत यूनियन आया, फिर यूएसए आया, तो यहाँ पे इन्वेडर्स आते गए, सॉरी इन्वेडर्स नहीं, यहाँ पे जो कंट्री है वहाँ पे वो ऑक्यूपाई करते रहे, तो वहाँ के इमिग्रेंट्स पाकिस्तान जा जाके सेटल होते गए। तो पाकिस्तान में उनको लगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नज़दीकी कंट्री है, ईजी है माइग्रेट होना, इसकी वजह से वो वहाँ के जाके बैठे। तो पाकिस्तान के अंदर अभी उनको खुद को खाने को नहीं, वहाँ पे टेररिज्म फैल रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बोर होके, मतलब इन सारी चीज़ों को तंग होके उन्होंने क्या किया, उनकी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है, 1 नवंबर से पहले आप ना सारे लोगों को आपके निकाल लो। तो इसमें जो रेफ्यूजीज आए ना अफगानिस्तान से, इसमें दो टाइप है, एक है इलीगल, ठीक है, इलीगल और एक लीगल, ठीक है, एक इलीगल है एक लीगल है। इलीगल मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो इन्होंने बोला था जो इलीगल है उनको हम निकाल देंगे क्योंकि ये खतरा है हमारे लिए, ठीक है। कौन बोल रहा है भाई, पाकिस्तान बोल रहा है, वो भी अफगानिस्तान को, उनके नेबरिंग कंट्री को, ठीक है। तो अभी उसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। 4 लाख अभी तक रिटर्न हो चुके हैं। अबाउट 1.7 मिलियन अफगान हैड बीन लिविंग इन पाकिस्तान। 17 लाख अफगानिस्तान के अफगान लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। द तालिबान लेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान फॉर्म दैट द मेजोरिटी हैज यूज द बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफ तोरकाम एंड स्पिन बोल्डक, ठीक है, ये दो बॉर्डर क्रॉसिंग उन्होंने किए। फर्स्ट कौन सी, तोर तोरखाम, ठीक है, तोरखाम इंपॉर्टेंट है, ये बॉर्डर को क्रॉसिंग यूज करके वो अफगानिस्तान वापस चले गए। और दूसरा क्या है, स्पिन बोल्डक, स्पिन बोल्डक, ये दूसरी क्रॉसिंग है, ठीक है। इतना इस न्यूज के अंदर है। यहाँ पे एक बांग्लादेश से रिलेटेड आर्टिकल है, थोड़ी थीम लाइन समझिए। यहाँ पे ना जो क्लॉथिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स है, वो उनकी पेमेंट है जो मंथली वजह से उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो ये बहुत सालों से मांग कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे इलेक्शंस हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अभी बढ़ाएंगे, तो फिर उन्होंने बोला इतना कम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उनकी चल रही है अभी, ठीक है। तो उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स से आप लोगों को कोई लेना ना देना, ठीक है, तभी भी थोड़ा देखेंगे यूपीएससी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर of fast fashion ready-made garments after China accounting for 85% of the country's exports earning of $55 billion in 2020। तो बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रेडीमेड गारमेंट्स का और फास्ट डिजाइन का, ठीक है। और सबसे पहला एक्सपोर्टर कौन है गारमेंट्स में, चाइना है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। द 4,000 odd manufacturing facilities in the ready-made garment sector are largely small and medium enterprises, mainly employing the rural women। तो जो 4,000 रेडी रेडीमेड गारमेंट्स के जो सेक्टर के अंदर फैसिलिटीज वर्क कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर रूरल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उनको, उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा रूरल वुमन को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। तो इनके अंदर अभी क्या 50% हाइक दी है, फिर उन्होंने नहीं बोला है, तो ये सारा पॉलिटिकल बातें अपने काम की नहीं है, जो काम का था मैंने आपको बता दिया। तो इतना याद रखिए, बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फैशन और रेडी टू गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्टर है बोल के ये याद रखिए। उसके बाद इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में हीट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, यूएस के जो एनवाई है इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो अभी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में जो बातचीत हुई थी G20 के अंदर, G20 का समिट कब हुआ था, 9 और 10 सितंबर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ओके। तो इन्होंने बोला है कि कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू आ सकता है, देखते क्या है। द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट and bombardment of Gaza could pause the progress of India-US trade and connectivity initiatives including the India Middle East Economic Corridor, ठीक है। इसको उन्होंने बोला है कि इससे कनेक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने ये भी बोला है कि द इंडिया इजराइल यूएई एंड यूएस, तो I2U2, इंडिया इजराइल
UAE, US grouping, and US ambassador to India इरिक गारसेटी सेड, इन्होंने ये बातचीत की है यहाँ पे, ठीक है, इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, आई डू थिंक दैट देयर इज अ फंडामेंटल लॉजिक टू इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I-2E2 एग्रीमेंट्स, दीज आइडियाज विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो बैड टाइम आ रहा है उसको वो स्टैंड करेंगे, बट देयर इज नो क्वेश्चन दैट द कॉन्फ्लिक्ट विल गिव सम पॉज टू देम, बट इसको कॉन्फ्लिक्ट का उस पर असर होगा ऐसा नहीं है, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को स्टैंड करेंगे, इसके बाद वो प्रोग्रेस करेंगे, इन्होंने बोला है। द रीजन इज नॉट कैपेबल, आई वुड आर्ग्यू दैट वर्ल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ ड्रीमिंग ऑफ बिल्डिंग समथिंग न्यू व्हेन देयर इज ऑनगोइंग वॉर एंड जस्ट द रियलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो उन्होंने बोला यार कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, अब इसके अंदर तो कोई कंस्ट्रक्शन बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ये बोला गया था कि जो इजराइल है वहां से जो हाइफा पोर्ट है वो ग्रीस से कनेक्ट करेगा और वहां से कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है, ये इन्होंने बोला था, लेकिन अभी ये कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं। यहाँ पे मैप पे देखिए तो ये यहाँ पे हाइफा पोर्ट है, ये इजराइल है, ठीक है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी बनने वाली थी, आगे ग्रीस को जाने वाली थी ये, तो वो नहीं बनेगी अगर वॉर चलते रहेगा, तो ये उन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आस्क्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिलेइंग द ग्रांटिंग यूएस वीजा टू इंडियंस, जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियंस को यूएस वीजा क्यों नहीं दे रहे, तब उन्होंने बोला, मिस्टर Garcetti said that the US was increasing its staff strength and hoped to open new consulates in Ahmedabad and Bangalore soon। तो ये उन्होंने उसके ऊपर आंसर दिया, इतना काम का नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी 2+2 टॉक्स हो रहा है, उससे रिलेटेड और एक न्यूज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज टू बेनिफिट द सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक, ये इन्होंने बोला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड ऑस्ट्रेलियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस held the bilateral talks on the Monday during the underscored enhancing the cooperation further in information exchange and maritime domain awareness, MDA, maritime domain awareness. The two sides also in advanced stages of discussion to conclude the implementing the agreements on hydrology cooperation। हाइड्रोलॉजी का मतलब ये होता है पानी के अंदर की जमीन को मैप करना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो किसमें वो कोऑपरेशन करके, हाइड्रोलॉजी कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन फॉर द एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर कोऑपरेशन करेंगे। मिस्टर सिंह मतलब राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, emphasized that the forces of the two countries should also look at the cooperating in niche training like areas like artificial intelligence, एंटी सबमराइन एंड एंटी ड्रोन वॉरफेयर एंड साइबर डोमेन्स, इसके अंदर भी उन्होंने बोला कि कोऑपरेशन करना चाहिए। द टू मिनिस्टर एग्रीड दैट द डिपेंडिंग कोऑपरेशन इन डिफेंस इंडस्ट्री एंड रिसर्च वुड गिव अ फ्लिप टू ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये उनको ये उन्होंने बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायलैटरल मीटिंग was held at South Block between 2+2 meeting dialogue. Mr. Marles reviewed the trilateral guard of honor before start of the meeting। स्टार्ट होने से पहले उनको ऑनर किया गया था, ट्राइलेटरल सर्विस ऑनर, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। मिस्टर सिंह सजेस्ट दैट द शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल could be the areas of collaboration। The ministry said they concurred that the strong Australia-India defence partnership will augur will not just for mutual benefit of the two countries but also for overall security Indo-Pacific region। तो वही घूम फिर के वही वो इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेशन करना चाहिए, ये इन्होंने बोला, ठीक है। बाकी कुछ नहीं इस न्यूज़ के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो फार्मेसी के लिए एक उन्होंने ड्राफ्ट बिल लाया है, ठीक है, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल, ये इन्होंने लाया है, तो इसको पब्लिक डोमेन में रखा है अभी, तो इसकी बिल की रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मंडे इन्वाइटेड कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स ऑन द proposed नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, ठीक है, बिल फॉर सेटिंग अप द नेशनल फार्मेसी कमीशन एंड रिपीलिंग द फार्मेसी एक्ट 1948, इसको रिपील करेगा फार्मेसी एक्ट 1948 को, और क्या एस्टेब्लिश करेगा, नेशनल फार्मेसी कमीशन। द बिल्स एम टू इम्प्रूव द एक्सेस टू अफोर्डेबल हाई क्वालिटी फार्मेसी एंड एजुकेशन, ठीक है, क्या क्या करेगा, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी फार्मेसी एजुकेशन एंड
ensure the ability of pharmacy professional nationwide, promote equitable healthcare by making the pharmacy services accessible to all citizens. It also calls for the periodic and transparent assessment of pharmacy institutions and facilitating maintenance of pharmacy register for India. ठीक है, एक इस पे भी उन्होंने काम करना है. बिल एनकरेज द प्रोफेशनल टू इंटीग्रेट द लेटेस्ट रिसर्च इनटू देयर वर्क. रिसर्च को भी इंटीग्रेट करेंगे, कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च एंड अपहोल्ड द हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स. इसके ऊपर भी उन्होंने एथिकल जो स्टैंडर्ड्स है उसमें बदलाव किए जाएंगे और उसमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ये इन्होंने बोला है. चाइना वेलकम द अरब फॉरेन मिनिस्टर फॉर द टॉक्स ऑन द गजा. ये न्यूज अपने को पता है क्योंकि कल भी न्यूज के अंदर थी. उन्होंने बोला है कि हम फॉरेन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और जो अरब कंट्रीज है उनको हम बुला रहे चाइना बीजिंग के अंदर, वो बातचीत करेंगे पीस डील के लिए गाजा के अंदर. इससे रिलेटेड ये बात हुई थी. ठीक है. चाइना टॉप डिप्लोमेट वैंग वी वेलकम 4 अरब foreign ministers and Indonesia to India, saying his country would work with our brothers and sisters in Arab and Islamic world try to end the war in Gaza soon possible. तो उन्होंने बोला जो उनके भाई बहन है, मतलब अपने नहीं चाइना के भाई बहन अरब में. थोड़ी स्ट्रेंज बात है लेकिन इन्होंने बोला है. ठीक है. आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स इन अरब एंड इस्लामिक वर्ल्ड ट्राई टू एंड द वॉर. तो उन्होंने बोला कि जल्द जल्द वॉर एंड करेंगे, ये उन्होंने बोला. The tour aims to push the ceasefire and seek the lasting peace in the region. इससे रिगार्डिंग वो बातचीत करेंगे, चाइना ने बोला ये उनके साथ. हिजबुल्लाह अटैक इजराइल ट्रूप्स विद ड्रोन्स आर्टिलरी एंड मिसाइल्स. तो देखते हैं हिजबुल्लाह कहाँ पे और कहाँ से कहाँ अटैक कर रहे हैं. ये देखो लेबनान है, यहाँ के सदर्न रीजन में हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट रीजन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है. और ये इसराइल है, ग्रे कलर के अंदर जो रीजन है. ठीक है, ये इसराइल है और हिजबुल्लाह ने यहाँ से अटैक किया, ये इन्होंने बोला है. तो देखते हैं न्यूज क्या है. हिजबुल्लाह अटैक्स इजरायली ट्रूप्स विद ड्रोन्स. किसका इस्तेमाल किया? ड्रोन्स का, आर्टिलरी एंड मिसाइल्स का. द लेबनान हिजबुल्लाह मूवमेंट सेड इट टारगेटेड ट्रूप्स इन द नॉर्दर्न इजराइल विद ड्रोन्स artillery missiles on Monday, claiming string of new attacks following the Gaza war. Hezbollah fighters targeted the shoulders west of Kiryat Shomona in the northern Israel with 3 attack drones. Israel backed group said the statement. अभी ये जो हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, इसको इजराइल बैक करता है, ये बात याद रखिए. बस इतना इस न्यूज के अंदर था, बाकी कुछ भी नहीं. उसके बाद इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री म्यांमार, उससे रिलेटेड एक बात है. म्यांमार के अंदर भी चाइना ने अभी जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसका एक्सपेंशन करने की बातचीत की है. तो न्यूज इंपॉर्टेंट है, देखते पहले से. चाइना कीन टू एक्सटेंड द म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका. म्यांमार के अंदर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको वो श्रीलंका तक एक्सटेंड करना चाहते हैं. ये किसने कहा है? चाइना ने कहा. चाइना इज प्रायोरिटाइजिंग द एक्सटेंशन ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, CMEC, सी लास्ट में और मी बीच में, CMEC. ठीक है, सी देखिए मुझे, CMEC, मुझे देखिए ऐसा. चलो जोक्स अपार्ट, तो इसको कैसे याद रखेंगे? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका, इसको एक्सटेंड करेंगे वो श्रीलंका को, जो म्यांमार के अंदर उनका इकोनॉमिक कॉरिडोर है. चाइना इज लुकिंग टू स्केल अप द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स इन साउथ एशिया. द China Myanmar Economic Corridor is the newest of the 6 corridors under the Belt and Road Initiative, has assumed the prominence in the place of Bangladesh China India Myanmar Corridor. तो उन्होंने BCIM ये उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि BRI के अंदर हम इसको डेवलप करेंगे, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार. ठीक है, लेकिन इंडिया ने बोला सपने देखना कम करो यार. तो बांग्लादेश चाइना इकोनॉमिक बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार जो कॉरिडोर था ये BRI के अंदर था, इन्होंने अज्यूम किया था इसको बनाएंगे, विच हैज लार्जली बीन स्टॉल्ड. तो इसको इंडिया ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तो इसकी वजह से वो स्टॉल्ड हुआ है, उसका अभी कुछ काम नहीं हो रहा उसके ऊपर. इंडिया एंड भूटान आर द ओनली कंट्रीज इन साउथ एशिया हैज स्टे आउट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंडिया और भूटान ये 2 ही कंट्री है मेरे दोस्तों जो BRI के अंदर नहीं है, साउथ, ठीक है, साउथ एशिया के अंदर. अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा भूटान भी चाइना के साथ अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करने वाला है, एस्टैब्लिश करने वाला है डिप्लोमेटिक रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें करने वाला है वो अभी.
तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात किए, भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाउंड्री टॉक्स के रिगार्डेड, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के यहाँ विजिट को आए थे। ठीक है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, देखते आगे क्या होता है, क्या वो भी बीआरआई का पार्ट बनते या नहीं बनते। लेकिन अभी तक तो याद रखिए कि इंडिया और भूटान पार्ट नहीं है किसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो पार्ट नहीं है। ठीक है, चाइना मोस्ट रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, इसके अंदर जीपीआई ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये दो इनिशिएटिव है चाइना के। तो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने इस कॉरिडोर को बनाने की बात की थी। इंडिया एंड भूटान आर द ओनली कंट्रीज इन साउथ एशिया स्टे आउट ऑफ द बीआरआई एंड चाइना मोस्ट रिसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसके अंदर वो नेबरिंग कंट्रीज को एड देने वाले और उनको मदद करके उनके अंदर डेवलपमेंट लाने वाले थे। ठीक है, द कंट्रीज सच एज द श्रीलंका विच आर पार्टिसिपेंट इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव are participating to embark on a second phase of initiative which is expected to mark a more sustainable economic contribution। तो अभी श्रीलंका पहले से ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर है, अभी वो सेकंड फेज में काम चलेगा। उसके अंदर उन्होंने बोला कि म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, अभी हुआ नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये बातचीत चल रही है, तो इसको याद रखिए। ठीक है, अगर आपको डिस्कशन पसंद आई होगी तो आप यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप्स एंड इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के सर्च करना होगा और फिर वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डेली अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।